हेलो दोस्तों, स्वागत है वायरल बेसिक एजुकेशन में। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर वाले शिक्षा शास्त्र जिन्होंने ले रखा है सब्जेक्ट में एजुकेशन, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कोविड के चलते लिखित परीक्षा ना होकर बहुविकल्पिक होगी। आपको बहुविकल्प मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अभी तक केवल ऐसा फर्स्ट पेपर में होता था, लेकिन सेकंड पेपर या थर्ड पेपर में ऐसा नहीं हुआ था। आपको वहाँ लिख के आने होते थे। तो लड़के की जहाँ तक हैबिट्स होती है, लिखने में अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। अब बहुविकल्पिक होते हैं, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, तो यहाँ नंबर भी कम करते हैं। उनके लिए संभावना कम हो जाती है। जिनकी राइटिंग अच्छी होती है और जिन्होंने पढ़ रखा है, तो उनको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। जिनकी राइटिंग ख़राब है और जिन्होंने पढ़ रखा है, तो राइटिंग की वजह से एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं बन पाता है, तो उसकी वजह से वो नंबर थोड़ा वहाँ कट जाता है। तो अब जो भी हो, परिस्थितियाँ जैसी भी हो, कोविड के चलते ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। अगले साल से देखा जाए फिर परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। लेकिन अब अपने यूनिवर्सिटी में आप बात कर लीजिए एक बार कि क्या होगा, कैसे परीक्षा होंगे। क्योंकि डीडीयू यूनिवर्सिटी में मैंने जब बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि शिक्षा शास्त्र का एक ही पेपर होगा, ऑप्शनल बेस्ड होगा, और तीनों पेपर को मिला के एक पेपर होगा, और जिसमें मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो आपको ऑप्शनल टिक करके आने होता है, और ऑप्शनल के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें पूछे नहीं गए हैं। जैसे कि जो सेकंड पेपर होता था, थर्ड पेपर होता था, इसको मिला के एक पेपर अभी तक ऐसा बना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ऐसा पेपर होगा। तो परिस्थितियाँ सबके सामने ऐसी ही हैं जैसे हैं। लेकिन हाँ, किसी भी मेरे भाई बहन या महिला पुरुष जो भी हों, और आंटी अंकल भी इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि अब 30+ वाले एज वाले भी वीडियो मेरी देखते हैं, 25 वाले भी देखते हैं। लेकिन अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम आदित्य राय है, मैं 21 ईयर्स ओल्ड मेरी उम्र है, मतलब 21 साल का मैं लड़का हूँ। मैंने डीडीयू यूनिवर्सिटी से वो किया था। अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जो दिल्ली हूँ। तो किसी भी, मैंने बताया, बॉयज़ एंड गर्ल या आंटी या भाई या बहन, जिनके पास भी, अगर आपके पास यूपीएच आपने इस बार का ख़रीदा है, मुझे तो मिली नहीं, यहाँ पे मिल नहीं सकती, तो आप लोगों ने जिन्होंने भी ख़रीदा है, वो 8743027040 पर मुझे एक बार मैसेज कर दें। मुझे यूपीएस की थोड़ी सी पीडीएफ चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो मैं एनालाइज़ करने के लिए मांगूंगा। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके आप वहाँ से मुझे बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कौन कैसे हैं। क्वेश्चंस है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके बारे में WHO का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ऐसे पूछ देगा कि WHO का पूरा नाम है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। और वर्ल्ड को जो देगा वो देवनागरी लिपि में लिख देगा, जैसे कि वर्ल्ड ऐसे लिख देगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको याद रखना है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आपको याद रखना है। याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुविकल्पी में आपको बस पता होना चाहिए इसका आंसर ये होता है। एकदम परफेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। लिखने में आपको दिक्कत, जैसे सेकंड पेपर में लिखने वाली होती थी चीज़, उसमें दिक्कत आपको हो सकती थी कि आप भूल गए तो लिख नहीं पाओगे। लेकिन आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ इस संभावनाओं के बीच में हुई। जैसे फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, 1948। अब 1948 देगा ना, तो इसके आगे पीछे की पूछ देगा WHO का स्थापना कब हुआ था, 1941, 1945, 1946, 1947, 1948। तो जहाँ आपको 1948 दिखे वहाँ आपको कर लेना है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लोगे, आपको अच्छे से प्रॉपर वे में तैयार हो जाएगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948। इसका जो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर, वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जिनेवा। स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है, वहाँ पे एक जिनेवा जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। WHO के बारे में आपने बहुत सुना होगा, कोविड में बहुत सुना होगा। WHO ने चाइना में जाके उसके लिए उनकी लैब में जांच करवाई, ये किया। जो नाम रखते हैं, नामकरण होता है, WHO ने रखा, अल्फ़ा बीटा गामा, जो भी कि जो अल्फ़ा हुआ है, चाहे वाइट फंगस, ब्लैक फंगस चीज़ें, ये नाम WHO लगता है। WHO का कार्य क्या होता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी, किसी देश में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य लेवल को बढ़ाया जा सके, उसमें अधिक से अधिक स्वस्थ जो मनुष्य हैं वो रह सकें। WHO का काम ये होता है कि कोई भी बीमारी हो गई बड़ी लेवल पे, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, ये सब चीज़ें बातें WHO करता है। ठीक है। अब ILO के बारे में करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना वर्ष है 1919। यही से 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। मैंने बस ऐसे ही बता दिया याद रखने के लिए कि एक टॉपिक और है। ये 1919 वाला ये इतिहास इन्होंने लिख रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री ले रखा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थापना वर्ष है 1919। इसी टाइम पे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये है, इसका मुख्यालय जिनेवा में ही है। ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये यहाँ से रखिएगा। जिनेवा में कौन कौन क्या मुख्यालय, WHO का है और ILO का है। यूनेस्को, इसके बारे में भी मैंने एजुकेशन की प्रॉपर पुरानी वीडियोस, जिन भी स्टूडेंट ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है एजुकेशन का, इस डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक में दूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो सारी वीडियो आपको देखनी है। उससे आपका एक बैकग्राउंड थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वहाँ से बेसिक आपको समझ बहुत अच्छे से हो जाएगी। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। अब यहाँ से सिंपल है, इतना बड़ा वो आपको है लग रहा है, ठीक है। आपको आसानी भाषा में ये देखना है, यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन ऐसे पूछ देगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो यूनाइटेड नेशन का आपने बहुत सुना, यूएसए आपने सुना है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक, एजुकेशन का मतलब है शिक्षा, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। चलो मैंने इंग्लिश भी आपको तैयारी से करवा दिया। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, एंड कल्चर का मतलब होता है सांस्कृतिक, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। इसी का आपको आप अगर ये याद रख लेते हो तो आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। यूनेस्को की जो भारत इसका सदस्य कब बना था, 1946, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। यूनेस्को का मुख्यालय का है पेरिस, फ्रांस, वही फ्रांस है जहाँ से हम लोगों ने अभी राफेल खरीदा था, ठीक है। और NAEP के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं, 1978 में। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है 1978 में किसकी सरकार थी और किसके सरकार में ये शिक्षा कार्यक्रम को लाया गया था। Was the launched on 2 October 1978 in the order of eradicate illiteracy among adult of age group 15 and 35 years। कह रहा है ये चीज़ कि ये लॉन्च हुआ था कब, 2 अक्टूबर 1978 में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP, राष्ट्रीय एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, इसमें ये होता था कि पहले क्या थे ना, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था साक्षरता विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, चीज़ें नहीं रहेंगी, उसको गवर्नमेंट स्कीम बताएगी तो वो स्कीम उसे फ़ायदे समझ में नहीं आएगी। कोई मंदी क्यों चल रही है इकोनॉमिक्स में, महंगाई का दर कब बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, पढ़ा लिखा इंसान ही सोचता है। अगर इस समय तेल का दाम काफ़ी महंगा है तो क्यों है? तो यही चीज़ है कि भारत दूसरे देश पे निर्भर है, उतनी तेल की अपने यहाँ क्या कहते हैं उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे तेलहन उतना नहीं है, जिसको खपत तेल की जो है वो हमारे यहाँ कम है, और हम दूसरे देश से आयात करते हैं। और जब हम आयात करेंगे कोई चीज़ तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ के उस पर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, उसके वजह से यहाँ लग जाता है। उसमें भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लेती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग लेती है, उस पर भी और टैक्सेस आने जाने की, ये सब तेल खपत बढ़ जाती है, तो टैक्सेस की वजह से इस समय महंगा है। जो आप फॉर्च्यून का तेल पीते हैं वो अडानी जो कंपनी है, अडानी कंपनी की, वो वहाँ से है। अंबानी, अडानी, यही लोग तो हैं जो इंडिया का 70 से 80% के धन के खुद एक मालिक हैं, ठीक है। तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए। तो इलिटरेसी, निरक्षरता बढ़ाने के लिए 15 से 25 साल वालों को ये शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 के द्वारा, ठीक है, याद रखना। इसका मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जड़ से उखाड़ना, क्या, अशिक्षा को जड़ से उखाड़ना, पूर्ण रूप से नाश कर देना। मतलब इसका अर्थ है इतना डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर देना, कि अशिक्षित जो लोग हैं उनको कम से कम कर देना, एकदम ख़त्म कर देना, कि अशिक्षा ना रहे, शिक्षित रहेंगे। जैसे 5G आ गया, 6G आ गया, 7G आ जाए, 8G आ जाए, तो आप लोग शिक्षित रहेंगे, मोबाइल में चीज़ें जानेंगे, तो आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो इंटरनेट का सदुपयोग कर सकते हो या तो दुरुपयोग कर सकते हो। सदुपयोग में आप ये कर सकते हो, आप पढ़ोगे, कुछ चीज़ें जानोगे, ये चीज़ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। आप अपने क्लासेस को लोगे, नॉलेज इंक्रीज़ करोगे, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप इंडिया का दूसरे रिलेशनशिप से कैसा है, इंडिया के जो कितने कंट्रीज़ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनके क्या क्या संबंध है, ये सब चीज़ें पेपर में क्या आ रहा है, क्या देश में चल रहा है, इकोनॉमिक व्यवस्था कैसे चल रही है, GDP कितना दर कितना बढ़ा कितना घटा, ये सब चीज़ें आप जानोगे। लेकिन आप अगर क्या हो, आपकी निरक्षरता है, आपके पास निरक्षर हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो आप क्या करोगे? टिकटॉक देखोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, खूब सारी मूवियाँ देखोगे। मूवियाँ भी उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो थोड़े पढ़े लिखे हों। अगर उसमें इकोनॉमी की बात की जा रही है, आपने पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या घंटा बात करोगे उस चीज़ पे? नहीं कर सकते आप बात। तो इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, कैसा भी हो, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अनिवार्य है एकदम। नहीं होता ये प्रश्न अनिवार्य है, एकदम उसी तरह अनिवार्य है।
तो अमंग एडल्ट ऑफ द एज ऑफ ग्रुप 15 to 35 ईयर्स, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने एक लाइन थी, साक्षरता विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किसकी लाइन है, साक्षरता विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो उसके नीचे ऑप्शन दे देगा, इंदिरा गांधी की थी, महात्मा गांधी की थी, नेशनल मंडेला की थी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वैसे देख के सही करनी होगी। साक्षरता विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था, आपने पुरानी वीडियो जिन भी स्टूडेंट ने देखी हो वो चीज़ ये यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। अब इस पर मैंने क्वेश्चंस बनाता तो कल लगभग 8-7-8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मैंने सिंपल वे में आपको बस बताने के लिए बताया है कि अगर क्वेश्चन है, जैसे पूछ ले कि मुद्रिक माध्यम कौन सा है, मुद्रा के द्वारा खरीद कर जो माध्यम से हम न्यूज़ पढ़ते हैं वो माध्यम कौन सा है। तो अखबार के थ्रू पढ़ते हैं या पत्र पत्रिका के थ्रू, जो मंथली मैगजीन्स आते हैं, जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट पढ़ते होंगे, एसएससी वाले पढ़ते होंगे, जो और कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते होंगे वो पढ़ते होंगे, ये पत्रिका के थ्रू पढ़ते हैं। श्रव्य माध्यम में आता है सुनने वाला माध्यम जो है वो रेडियो आकाशवाणी है। आकाशवाणी अभी भी यूट्यूब पे आता है। कैसे बोलता है, मैं आकाशवाणी से बोल रहा हूँ, ऐसे बोलता है कुछ आगे, अब जाके 2.0 करके आता है। आकाशवाणी ऐसे सर्च कर सकते हो, आ जाएगा यूट्यूब पे। रेडियो के थ्रू आप सुन सकते हो, श्रव्य माध्यम होता है। उसमें आकाशवाणी में केवल बोलेगा, कुछ नहीं, आगे थंबनेल टाइप का आपको दिखा देगा और उसमें केवल बोलेगा आपको कुछ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दौरे पर निकले हैं, फला फला करके ऐसे बस बताएगा। उनकी ये चर्चा हुई कि जो भी संबंध होंगे अच्छे होंगे, कोई MOU साइन हुआ, ऐसे करके वो बताएगा और कुछ नहीं करेगा। दृश्य श्रव्य माध्यम होता है, जैसे दूरदर्शन हुआ, टेलीविज़न हुआ, जिसको आप देखते हो और सुनते हो, ठीक है, वो दृश्य श्रव्य माध्यम हुआ। जिसमें मूवी देखते हो आप, टेलीविजन, तो आप यूट्यूब देखते हो, उसमें क्या करते हो, सुनते हो देखते हो दोनों। तो टेलीविज़न दूरदर्शन दोनों का यूज़ का दृश्य श्रव्य माध्यम है। ऑप्शन में दिखे तो यही सही होगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन ये अनौपचारिक साधन है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो पर्यावरण शिक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, मैं बस वो बेसिक बता रहा हूँ। पर्यावरण शिक्षा क्या है, अब पर्यावरण शिक्षा पूछेगा तो पर्यावरण शिक्षा का वो संधि विच्छेद भी पूछ देखता है। पर्यावरण शिक्षा का संधि विच्छेद है ये परिधन आवरण, याद रखना। परि का मतलब होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेराव या ढकना। अर्थात पर्यावरण उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जिससे व्यक्ति घिरा ढका हुआ होता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। आपके अगल बगल आप देखेंगे पेड़ खूट होंगे, चीज़ें होंगे, घर द्वार होंगे, ईंटें, ठीक है, ईंटें पर्यावरण का हिस्सा है कि नहीं। कहीं की मिट्टी कहीं से बना के उसको चिमनी में पका के आपको यहाँ लगाया गया है, पर्यावरण का हिस्सा है कि नहीं। आपके घर में अगर पंखा चल रहा है, वो लॉ कहीं ना कहीं खनन के द्वारा, उसको द्वारा कई प्रक्रियाओं के द्वारा गुजार के उसको बनाया गया है, वो पर्यावरण का हिस्सा है कि नहीं। पर्यावरण में उथल पुथल करेंगे तो हमारे पे भी उथल पुथल, पर्यावरण के शेर चीता बाघ ये सब पर्यावरण के हिस्सा हैं। हम मानव खुद पर्यावरण के हिस्सा हैं, पेड़ पक्षी पौधे जितने भी देख रहे पर्यावरण के हिस्सा हैं। इसमें उथल पुथल होंगी तो हमारी रहने वाली प्रतिकूल जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसमें भी उथल पुथल होगी। आजकल आप देख रहे हो गर्मी बहुत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, पर्यावरण में उथल पुथल हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मृदा प्रदूषण फैला रहे हैं। क्या क्यों फैला रहे हैं मृदा प्रदूषण, उसमें हम खाद कीटनाशक तरह तरह की चीज़ें में। वायु प्रदूषण ज़्यादा से फैला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ संसाधन यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से वायु में प्रदूषण फैल रहा है। ये क्या है, पर्यावरणीय तो चीज़ें हैं, पर्यावरण से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी रहती हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। एक होता है आपको ये चीज़ें भी इसमें पढ़नी है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा करते हैं नर्सरी, LKG UKG को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। आपको अब नर्सरी आपने पढ़ा, LKG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रखा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देखेंगे तो किसी न किसी साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछ रखा है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी खुद इस चीज़ों को पढ़ा था, जिसे लोअर किंडरगार्टन कहते हैं, किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन कहते हैं, जिसे बाल विहार कहते हैं। किंडरगार्टन का मतलब होता है बाल विवाह। ये अपर किंडरगार्टन होता है, गार्टन होता है किंडरगार्टन। किंडर का मतलब होता है किंडर मतलब होता है बाल, वही बालक उलक होता है, और गार्टन का मतलब होता है बिहार करना, मस्त मस्ती करना, वही करना। तो ये हो गया किंडरगार्टन, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा हो गई, जिसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, 1 से लेकर 8 तक, 8 से 10 ये इसके बीच में होता है, उसको प्राथमिक एजुकेशन कहते हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। फिर माध्यमिक एजुकेशन कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं 10+2 को हम कहते हैं माध्यमिक एजुकेशन। और उच्च शिक्षा में आपका होता है BA, MA, MCOM, BCOM, BBA, ये सब आ जाती हैं सारी किसमें, हायर एजुकेशन में, ठीक है दोस्तों। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें और भी डीपली जाने वाला हूँ, मैं डीपली जाऊँगा, समझाऊँगा चीज़ों को, बहुविकल्पी कैसे होती हैं, चीज़ें होती हैं। ये मैंने बेसिक समझाने के लिए बताया, इस पॉइंट पे बात करेंगे
इस पॉइंट पे बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इस पे हम बात करेंगे। आपका इस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे बात करेंगे हम। यूनेस्को से संबंधित के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस पे बात करेंगे कि क्या क्या यूनेस्को को ज़रूरत क्या क्या जो इंडिया में सम्मिलित किया गया उसमें क्या क्या चेंजेस लाए हैं, उस पर क्वेश्चंस करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये ठीक है, WHO का ये, इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हो। हाँ, जिनके पास UPH के वो हो उस नंबर पे मेरे मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल मत करना, मैसेज करना बस।